क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? यदि यह संविधान सभा जो संविधान बनाने जा रही है, यह संविधान जीवंत रहना है तो केवल नेताओं में नहीं, आम आदमी में भी संवैधानिक नैतिकता का होना, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने यह शब्द सुना है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आम आदमी कभी भी ये शब्द पहुंचा नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं जब तक आम आदमी में संवैधानिक नैतिकता नहीं होगी तब तक संविधान हमेशा संकट में रहेगा। कितने लोगों ने सुना है मुझ में? उसके संबंध में क्या कहते हैं? यदि संवैधानिक नैतिकता न हो तो संविधान के स्वरूप को बदले बिना भी केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन करके संविधान को पूर्णतया उलट दिया जा सकता है। फिर से एक बार आवाज इंडिया के दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन लोगों को साधुवाद, अभिवादन, मंगल कामना, सप्रेम, जय भीम। अब तक मैंने आपसे जो संवाद प्रस्तापित किया है, जो बातचीत की है, उससे मैंने प्रस्तापित करने का प्रयास किया है राव साहब, जिनके बारे में कहा गया है कि वह बड़े ही नामवर ICS अधिकारी थे, कभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे। शायद जब वो ट्रिनिटी स्कूल लंदन में पढ़ते थे तब उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, इस नाते वह समकालीन भी थे। उनकी विद्वत्ता के संबंध में मैं आदर करता हूँ, कोई शंका नहीं है, परंतु फिर भी उनके रोल के संबंध में मैंने जो भी बात संविधान सभा डिबेट्स के आधार पर आप लोगों से की है, उसके आधार पर मैं यह स्पष्टतया कहता हूँ कि उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था उसके लिए डॉक्टर आम्बेडकर उनके प्रति आभार प्रदर्शित कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष आभार प्रदर्शित कर चुके हैं। मैं भी एक भारतीय के नाते उन्होंने संविधान के निर्माण में जो भी योगदान दिया उसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और इस प्रकार के परामर्शदाता जरूरी होते हैं, यह भी बात मैं मान्य करता हूं। ये तो प्रस्तापित हो गया कि वो परामर्शदाता थे परंतु संविधान के शिल्पकार नहीं थे, इसको मैं दोहराऊंगा नहीं। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि वे डॉक्टर आम्बेडकर को, माननीय डॉक्टर BR आम्बेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? मैं इस विवाद को समाप्त करना चाहता हूं, इसलिए संक्षेप में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है, यह प्रस्तापित करने के प्रयास मैं अब इस संवाद में करना चाहूँगा। इसके लिए मैं अधिकृत तथ्य को, ऑथेंटिक सोर्सेस का उपयोग करूँगा। मैं कहीं सुनी बात नहीं, किसी और ने लिखी हुई बात का मैं आधार नहीं लूँगा। ऑथेंटिक सोर्स की मैं बात करता हूँ, अधिकृत तथ्यों की मैं बात करता हूँ, और ये अधिकृत तथ्य हैं भारत के संविधान के निर्मित की प्रक्रिया में जो संविधान सभा डिबेट्स हुए हैं, संविधान सभा में डिबेट्स हुए हैं, वह मेरे लिए एक अधिकृत डॉक्यूमेंट्स है। हम सब के लिए वह अधिकृत डॉक्यूमेंट्स है। संविधान सभा डिबेट्स का अर्थ होता है संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 से लेकर तो 24 जनवरी 1950 तक जो भी चर्चाएं हों उसका एक एक शब्द अधिकृत तौर पर लिखा गया है। यह डिबेट्स 10 खंड में मराठी में उपलब्ध हैं, 10 खंड में हिंदी में उपलब्ध है, 10 वॉल्यूम्स में, और 5 वॉल्यूम्स में अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यह अंग्रेजी और हिंदी के जो वॉल्यूम्स है यह भारत सरकार के या लोकसभा सचिवालय का प्रकाशन है, अधिकृत है, इसके बारे में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और इसीलिए इन अधिकृत स्रोतों के आधार पर मैं आप लोगों को बातचीत करना चाहता हूं। आप यदि इसको ठीक से सुने तो आगे जब भी आप इस विषय पर बातचीत करें, वो राव साहब के संबंध में हो या डॉक्टर आम्बेडकर के संबंध में हो, तो आप अधिकृत तौर पर इन स्रोतों का उपयोग कर कर बात कर सकते हैं। इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में एक बात समझ लीजिए, आम धारणा यह है कि संविधान नाम का एक ग्रंथ लिखा गया, डॉक्टर आम्बेडकर ने यह ग्रंथ लिखा, और यह ग्रंथ उस तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष, कभी कभी उनको राष्ट्रपति भी कहा जाता है, जो एक
प्रचलित है। उस चित्र में डॉक्टर आम्बेडकर संविधान नामक ग्रंथों को राजेंद्र प्रसाद जी को दे रहे हैं और उस समय राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद उपस्थित हैं, ऐसा चित्र भी प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार का ग्रंथ लिखा नहीं गया। डॉक्टर आम्बेडकर ने, माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने इस प्रकार का ग्रंथ लिखा नहीं और राजेंद्र प्रसाद जी को दिया भी नहीं है, क्योंकि संविधान का निर्माण एक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। संविधान का निर्माण एक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक निरंतर चलती रही, बीच बीच में ब्रेक होते गए। संविधान सभा के आखिरी दिन तक संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने अविरत चर्चा कर इस प्रलेख का निर्माण किया है। इस प्रलेख के निर्माण में विविध चरण थे, अलग अलग समय में अलग अलग चरणों में यह प्रक्रिया हुई है और इन विविध चरणों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो भी रोल किया, जो भी भूमिका अदा की और जो भी योगदान दिया, उस आधार पर संविधान सभा में स्वयं सदस्यों ने यह स्वीकृत किया। अधिकृत घोषणा कहीं पर भी नहीं हुई। इस प्रकार की घोषणा कभी होती नहीं, क्योंकि प्रलेख निर्माण नहीं हुआ, प्रलेख लिखा नहीं गया, प्रलेख निर्माण हुआ। उस प्रलेख के निर्माण में अनेकों का योगदान रहा है। इस प्रकार की घोषणा कहीं पर भी नहीं। यह मान्यता है, तथ्यों के आधार पर यह मान्यता है। सर्वोच्च न्यायालय जब भी बात करता है संविधान के निर्माण के समय, तो फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। पूरी संविधान सभा को संविधान का निर्माता कहते हैं। निश्चित ही सारे सदस्यों ने योगदान दिया है, परंतु उसके आधार पर हम कुछ तथ्यों की बात कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में 299 सदस्य थे। अलग अलग प्रक्रिया में डॉक्टर आम्बेडकर ने जो योगदान दिया है, उस आधार पर हम लोग ये दावे से कह सकते हैं कि संविधान के निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर है। वही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। संविधान का निर्माण सांसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। निर्णय की एक प्रक्रिया होती है। इस समय संविधान के निर्माण के लिए उस समय संविधान सभा ने सांसदीय प्रणाली को स्वीकृत। जैसे आज हमारी संसद चलती है, संसद में प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति अपना मत प्रकट करती हैं, संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं, संशोधन और प्रस्ताव पर चर्चा होती है। उसके बाद में अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष उस प्रस्ताव पर निर्णय लेता है। यदि बहुमत से या सर्वमत से प्रस्ताव पारित होता है तो वो संसद का निर्णय कहा जाता है या कानून भी कहा जाता है। इसके 3 रीडिंग्स होते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इसको कहते हैं। 3 वाचन कहते हैं। 3 वाचन में वो प्रस्ताव रखा जाता है और 3 बार जब संसद उसको स्वीकृत करती है तो वह संसद का निर्णय हो जाता है। यही प्रक्रिया, संसद की ही प्रक्रिया संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए स्वीकृत की गई थी और इसीलिए संविधान का निर्माण, जैसे संसद में कोई निर्णय पारित होता है, मंत्री प्रस्ताव रखता है, सदस्य उस पर चर्चा करते हैं, संशोधन हो तो संशोधित किया जाता है। चर्चा की समाप्ति पर यदि मंत्री चाहे तो जवाब देता है, नहीं चाहे तो प्रस्ताव होल्ड को रखा जाता है। यही प्रक्रिया संविधान सभा में स्वीकृत की। मंत्री के स्थान पर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष आप डॉक्टर बी आर आम्बेडकर को कल्पित कीजिए और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत यह संविधान की निर्मित हुई है। द्वितीय महायुद्ध कालखंड 1939-45, द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन भी एक पार्टी थी। द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, फ्रांस विजयी हुए। विजय होने के बाद में जब दुनिया में एक प्रकार का माहौल तैयार हो गया कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, 1942 में डॉक्टर आम्बेडकर ने घोषणा की थी, युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश जाने वाले हैं, भारत स्वतंत्र होने वाला है। उसका संदर्भ मैं फिर कभी आपको दूंगा। मगर 42 में जो डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था 1942 में सच सिद्ध हुआ। 1942 में फरवरी मार्च में
उस समय के प्रांत थे, प्रांतों में विधानमंडल थे। 1935 के कानून के अंतर्गत विधानमंडल अस्तित्व में आए थे। विधानमंडल बाद में 36 के इलेक्शन में विधानमंडल अस्तित्व में आए थे, बाद में युद्ध के समय बर्खास्त किए गए थे। फरवरी मार्च में 1946 में फिर विधानमंडलों का प्रांत में चुनाव हुआ, प्रांत में विधानमंडल अस्तित्व में आए। ये जिक्र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि संविधान सभा की निर्मिति में इन विधानमंडलों की बड़ी अहम भूमिका रही है। प्रांत में विधानमंडल में अस्तित्व आता है। मई जून में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमीशन, जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है, भारत में भेजा, और उस कमीशन ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की। कब? मई जून 1946 में स्वतंत्रता देने की घोषणा। साथ ही ब्रिटिश पार्लियामेंट का यह डिसीजन बताया कि स्वतंत्र भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाना चाहिए, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रस्ताव से संविधान सभा अस्तित्व में लाई जाएगी, यह भी घोषणा कर दी। संविधान सभा कैसे अस्तित्व में आएगी, इसका भी एक प्रारूप, इसका भी एक ब्लूप्रिंट बताया गया। उस समय भारत प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार से विभाजित था। पहला, प्रांत थे, प्रांत में विधानमंडल थे, चयनित सरकार थी। दूसरा, करीब 563 संस्थान थे, संस्थान में संस्थानिक थे। और तीसरा, कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे, उसको आयुक्तों के प्रदेश कहा जाता था। जब संविधान सारे भारत के लिए बनना है तो यह निश्चित हो गया कि सारे भारत का प्रतिनिधित्व उसमें चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ। और इसीलिए प्रांतों का प्रतिनिधित्व हो, संस्थानों का प्रतिनिधित्व हो, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो। इस प्रकार से संविधान की निर्मित की प्रक्रिया आरंभ हुई और इस प्रकार से प्रक्रिया आरंभ हुई। संस्था प्रांतों के विधानमंडलों से प्रांतों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की घोषणा के बाद संविधान सभा में जाना चाहते हैं। 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस और गांधी जी, इनमें तनाव उपस्थित हुआ, इनमें विरोध हुआ। एक प्रकार से बड़ा ही संघर्ष का काल था। और फिर 42 के पश्चात कांग्रेस और गांधी जी ने यह सोचा, गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में मैं कहूँगा, गांधी जी ने नहीं कहूँगा, यह सोचा कि कुछ भी हो, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए, हम उनको प्रवेश नहीं करने देंगे। परिणाम स्वरूप 46 में जो इलेक्शंस हुए उसमें अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से सारे भारत में केवल 2 प्रतिनिधि चुनकर आए। एक बंगाल में महामना जोगेंद्रनाथ मंडल, दूसरे तत्कालीन मध्य प्रांत बरार में एक जाधव नाम के प्रतिनिधि चुनकर आए। मुंबई विधानमंडल में डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष का एक भी प्रतिनिधि चुनकर नहीं आया। कांग्रेस, उसका विस्तार में कभी बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के सामने सवाल खड़ा हुआ, मैं संविधान सभा में जाना चाहता हूं, संविधान निर्माण के लिए सपना नहीं देखा था डॉक्टर अंबेडकर, सिर्फ मेरे लोगों के हक और अधिकारों की बात करने के लिए। संविधान में अलग अलग समुदाय के हकों की बात होगी, अधिकारों की बात होगी, उनकी सुरक्षा की बात होगी। मेरे लोगों के हक और अधिकार सुरक्षित रखने के लिए मेरा संविधान सभा में जाना जरूरी है। परंतु मुंबई उनकी कर्मभूमि रही है, मुंबई विधानमंडल से जाने का सवाल ही नहीं आता। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हमने केवल दरवाजे और खिड़कियां नहीं, रोशनदान भी क्लोज किए हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर को प्रवेश नहीं करने देंगे। ऐसी स्थिति में निराश हुए डॉक्टर अंबेडकर। जाना चाहते थे, जाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। धन्यवाद महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी को, अकेले सदस्य थे बंगाल विधानमंडल में, पश्चिम बंगाल बनने का था, बंगाल विधानमंडल में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रित किया कि आइए, मैं आपके लिए प्रयास करता हूं और बंगाल से संविधान सभा में आपको निर्वाचित कर भेजना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप अकेले हो, कैसे भेजोगे, कांग्रेस विरोध कर रही है, यहाँ वहाँ पर भी कांग्रेस विरोध करेगी, लाजमी है, वो नहीं चाहते कि मैं पहुँचूँ। उन्होंने कहा कि आइए तो सही, प्रयास करने में क्या हरकत है। बड़ी अनमने मन से, बड़ी अनिच्छा से डॉक्टर अंबेडकर ने नामांकन पत्र भरा। जोगेंद्रनाथ मंडल ने कांग्रेस का घोर विरोध होने के पश्चात भी डॉक्टर अंबेडकर के लिए प्रयास किए और डॉक्टर अंबेडकर को 5 मतों की आवश्यकता थी। डॉक्टर अंबेडकर को 7 मत प्राप्त हुए और डॉक्टर अंबेडकर
बंगाल विधानमंडल से संविधान सभा में निर्वाचित हुए, वह तिथि थी 19 जुलाई 1946। क्योंकि एक जगह पर यह कहा गया है कि डॉक्टर आम्बेडकर शुरू में निर्वाचित ही नहीं हुए, क्यों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी अजीब सी बातें कही जाती हैं। एक डॉक्यूमेंट मुझे आवाज इंडिया ने उपलब्ध करवा के दिया, उसमें कहा गया जब संविधान सभा बनी थी तो आम्बेडकर मुस्लिम लीग से महाराष्ट्र से चुनाव हार गए। अब कहाँ से ये जानकारी किसको मिलती है मालूम नहीं, और इसीलिए पहली बैठक 9 दिसंबर को डॉक्टर आम्बेडकर उसमें उपस्थित ही नहीं थे। जबकि डॉक्टर आम्बेडकर निर्वाचित हुए, वह तिथि थी बंगाल से 19 जुलाई 1946 निर्वाचित हुए, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा आरंभ होने के बाद पहले ही दिन डॉक्टर आम्बेडकर ने बंगाल के प्रतिनिधि के तौर पर, उस समय वो सिलचर और जेसोर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बंगाल का भाग था, संविधान सभा में पहले ही दिन शपथ ग्रहण की गई। इसका उल्लेख संविधान सभा के डिबेट्स के पहले ही खंड में अंग्रेजी में, हिंदी में और इसमें 9 दिसंबर 1946 का आप पृष्ठ ओपन कीजिए। उस समय जितने भी सदस्यों ने उस दिन शपथ ली, उनका सारा उल्लेख उस पृष्ठ पर है, जिनको देखना है वह देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में स्थापित किए गए, निर्वाचित किए गए, और 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा अस्तित्व में आई, उस समय संविधान सभा में करीब करीब भारत में उस समय जितने भी पक्ष थे, सारे पक्षों का प्रतिनिधित्व था, सारे समुदाय का प्रतिनिधित्व था, सारे धर्मों का प्रतिनिधित्व, सारे भारत का प्रतिनिधित्व। कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत था संविधान सभा में। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग थी, बाकी सोशलिस्ट का एक था, कम्युनिस्ट थे, हिंदू महासभा थे, और डॉक्टर आम्बेडकर अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते थे। उस समय के मैंने कहा कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सोशलिस्ट, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट, इन सारे ही पक्षों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर संविधान सभा में था। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का बहुमत होने की वजह से अध्यक्ष महोदय राजेंद्र प्रसाद जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के नेता थे संविधान सभा में, उनसे अनुरोध किया कि वह संविधान के उद्देश्य और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ध्येय और उद्दिष्ट का प्रस्ताव रखे, रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो शायद संविधान की बुनियाद बनेगा। जिस आधार पर हमें संविधान का निर्माण करना है, उसकी बुनियाद बनेगा, ऐसा प्रस्ताव रखने के लिए अध्यक्ष महोदय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे, पक्ष के नेता थे, और कांग्रेस बहुमत का पक्ष था। उन्होंने प्रस्ताव रखा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्ताव में वह कहते हैं, भारत एक सार्वभौम स्वतंत्र गणतंत्र होगा, लोग सार्वभौम होंगे, लोग राजनीतिक शक्ति के स्रोत होंगे, लोग राजनीतिक शक्ति के नियंत्रक होंगे, लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी जाएगी, लोगों को अवसर की और मानवीय समानता की गारंटी दी जाएगी, साथ ही लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, श्रद्धा, उपासना, विश्वास और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारी बातें उस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के प्रस्ताव में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण किया। जब संविधान सभा शुरू हुई तब देश में विवाद चल रहा था, और विवाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस में था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को बहिष्कृत किया था। चुन के आने के बाद भी, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पक्ष होने के बाद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को बहिष्कृत किया था, क्योंकि जीना चाहते थे कि हमारी दो मांग है, एक तो हमसे करार करो और हम अपने करार के आधार पर, कांग्रेस हमसे एक करार करे जिसके आधार पर हम संविधान सभा में, या हमको पाकिस्तान चाहिए, हम वैसे संविधान सभा में नहीं बैठेंगे। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कृत कर दिया। प्रस्ताव रखने के बाद, जैसा मैंने आरंभ में कहा कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस थी, तो इस प्रस्ताव पर उस समय के जाने माने राजनीतिक थे बैरिस्टर M.R. जयकर, उनको डॉक्टर जयकर करके भी जाना जाता। उस समय मोतीलाल नेहरू, बैरिस्टर जयकर और
सर तेज बहादुर सप्रूकर के 3 बड़े ही दिग्गज राजनेता माने जाते थे। जयकर संविधान सभा के सदस्य थे, कांग्रेस से चुनकर आए थे, परंतु कांग्रेस पक्ष के नहीं थे, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव रखा। संशोधन प्रस्ताव 16 दिसंबर 1946 को रखा गया। संशोधन प्रस्ताव बड़ा सिंपल था। हम सारे भारत का संविधान बनाने जा रहे हैं। संविधान की बुनियाद यह यदि प्रस्ताव है तो लगता है कि सारा भारत यहाँ संविधान सभा में उपस्थित होना चाहिए। मुस्लिम लीग अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में हमने इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित रखनी चाहिए और मुस्लिम लीग से चर्चा करनी चाहिए कि वह भी संविधान सभा के चर्चा में सहभागी हो और तब तक इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित रखनी चाहिए। प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव रखने के बाद नेहरू जी का प्रस्ताव और यह संशोधन दोनों पर चर्चाएं शुरू हुई। 17 दिसंबर 1946 माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा का पहला भाषण। मैं संविधान के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपको संविधान सभा डिबेट्स पढ़ने चाहिए। 17 दिसंबर 1946 का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा का भाषण अत्यंत महत्वपूर्ण भाषण है, जिसने इतिहास बदल दिया। केवल संविधान के निर्माण का ही नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर का सारा संविधान निर्माता करके करियर बदल दिया। अध्यक्ष महोदय ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आमंत्रित किया। ध्यान में रखिए, मैंने शुरू में कहा था डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस के लिए अप्रिय अवांछित व्यक्ति थे। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं आने चाहिए ऐसे व्यक्ति थे। और जब संविधान सभा में बोलने के लिए खड़े हुए डॉक्टर अम्बेडकर, तो माहौल ऐसा था कि पंडित नेहरू के प्रस्ताव पर बोलेंगे, निश्चित तौर पर उसमें कुछ त्रुटियां बताएंगे, विरोध भी करेंगे और शायद डॉक्टर अम्बेडकर जयकर जी के प्रस्ताव का समर्थन भी करेंगे। ऐसी स्थिति में एक जिसको होस्टाइल एटमॉस्फेयर कहते हैं, होस्टाइल एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो इस प्रकार का एटमॉस्फेयर संविधान सभा में था। डॉक्टर अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हो गए। वो अध्यक्ष महोदय को संबोधित करके कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं जब इस प्रस्ताव और संशोधन पर वक्ताओं की सूची पढ़ रहा था तब मेरा नाम बहुत पीछे था। मैंने सोचा कि आज तो मेरा नंबर लगने वाला है ही नहीं, ये कल लगेगा या परसों लगेगा, इसलिए मैंने कोई तैयारी कर नहीं, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ। अब आपका आदेश है कि मैंने बात करनी चाहिए और भी 10 मिनट में बात करनी चाहिए। मैं बड़ा पेशो पेश में हूँ, परंतु फिर भी मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। और ऐसे होस्टाइल माहौल में डॉक्टर अम्बेडकर अपना पहला संविधान सभा में भाषण करने के लिए उपस्थित हुए। डॉक्टर अम्बेडकर जो कहते हैं कि मैं सिर्फ मेरे लोगों के हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए संविधान सभा है, पूरे भाषण में उनके अपने लोगों की बात नहीं करते, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलते, ना पददलित शब्द बोलते हैं, ना अनुसूचित जाति शब्द बोलते, एक शब्द नहीं बोलते। क्या बोलते डॉक्टर अम्बेडकर? डॉक्टर अम्बेडकर नेहरू के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए बोलते थे, नेहरू जी आपको सोशलिस्ट माना जाता है, बड़ा सुंदर प्रस्ताव रखा, लोगों के अनेक हक और अधिकारों की आपने बात की, परंतु आपके प्रस्ताव में एक त्रुटि है। इन अधिकारों की सुरक्षा का उपाय आपने अपने प्रस्ताव में कहीं पर भी नहीं किया है। जब तक हकों के सुरक्षा का प्रस्ताव इसके साथ न हो तब तक हक लोगों तक नहीं पहुंचते। हक सिर्फ किताब में रहते हैं, हक सिर्फ संविधान में रहते हैं, कानून की धारा बनकर रहते हैं, शब्द बनकर रहते हैं। आपसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर? आपसे यह उम्मीद नहीं थी। बाद में, इसको छोड़ दीजिए, बाद में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं समय और आज हम अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मैं अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लोग एक दूसरे के प्रति बड़े आक्रामक रवैये में बात करते हैं, एक चित्र सामने प्रस्तुत है कि हम सब बटे हुए लोग हैं। मैं इस मान्यता को मानता नहीं। समय और परिस्थिति जब भी अनुकूल होगी, हम नेता लोग चाहे जो भी सोचे, परंतु हमारे भारत के लोग इस भारत को एक संघ और एकात्म रखेंगे
इसमें मुझे कोई शंका नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, कोई भी ताकत हमें विघटित नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोगों का निर्धार होगा। और सभागृह में तालियां बजी। कौन थे ये लोग तालियां बजाने वाले? ये वही लोग थे जो नहीं चाहते कि डॉक्टर आंबेडकर संविधान सभा में आए। ये वही लोग थे जो नहीं चाहते कि डॉक्टर आंबेडकर भाषण करें। उन्हीं लोगों ने तालियां बजाई जब भारत के लोगों पर विश्वास व्यक्त करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देश के एकता, एकात्मता, अखंडता की बात करते हैं और कहते हैं कि कोई भी ताकत इस देश को विघटित नहीं कर सकती। दूसरी बात वो कहते हैं, संविधान सभा सर्वाधिकारी सभा है, सार्वभौम सभा है, इसके पास इतना अधिकार है कि यह भारत के संबंध में कोई भी निर्णय कर सकती है। सत्ता, अधिकार, शक्ति एक बात है, परंतु शून्यता, विजडम, यह दूसरी बात है। यदि सत्ता के साथ शून्यता नहीं है, सत्ता के साथ विजडम नहीं है, तो सत्ता अत्याचारी हो जाती है। सत्ता अत्याचारी हो जाती है। मैं संविधान सभा से अनुरोध करता हूं कि आपकी सत्ता अत्याचारी न हो, इसीलिए आप सत्ता का उपयोग शून्यता से करें। क्या बताना चाहते हैं डॉक्टर आंबेडकर? जो अल्पसंख्यक हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, आप सत्ता का उपयोग उनकी अनुपस्थिति में निर्णय लेने के लिए नहीं करना चाहिए। आप उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, उनको भी साथ लाना चाहिए, क्योंकि आप बहुमत में हो, आपके हाथ में सत्ता है। आप बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर सकते हो उनकी अनुपस्थिति, परंतु यह शून्यता से सत्ता का उपयोग नहीं होगा। कितनी बड़ी बात कही है डॉक्टर आंबेडकर। डॉक्टर आंबेडकर आगे बात करते हैं, देश, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। देश के भवितव्य की बात करते हुए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, किसी बड़े नेता की प्रतिष्ठा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी पक्ष की प्रतिष्ठा, चाहे उसको कितना भी बहुमत प्राप्त हो, वह प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती। देश के सामने व्यक्ति, नेता, पक्ष की प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है। हम सब लोगों के लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए, देश की प्रतिष्ठा सर्वोपरि होना चाहिए, और देश की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रखकर हम सब ने मिलकर देश की प्रतिष्ठा के लिए हम संविधान निर्माण करना चाह रहे हैं। देश की एकात्मकता के लिए संविधान निर्माण करने जा रहे हैं। सबको न्याय मिले, इसलिए संविधान निर्माण करना चाहिए, कर रहे हैं। इस भावना से हमें अपने आप को प्रस्तुत करना होगा और इस सारी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, नेता की प्रतिष्ठा और पक्ष की प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। तालियां बजी, हर्षध्वनि हुआ। कौन कर रहे थे हर्षध्वनि? और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। मुस्लिमों को संबोधित करते हुए बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि मुस्लिमों को भी शायद कहीं रोशनी नजर आ जाए और यह सोचे कि विभक्त होने में, पाकिस्तान की निर्मित में न तो उनकी सुरक्षा है, न तो उनका हित है। भारत यदि एकात्म रहता है, भारत यदि एक संघ रहता है, भारत यदि संगठित रहता है, तो ही मुस्लिमों को अधिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है, मुस्लिमों का अधिक हित संभव है। मैं चाहता हूं कि मुस्लिमों को भी रोशनी दिखे, मुस्लिम भी अपने सद्विवेक बुद्धि का उपयोग कर सोचे और वह भारत को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। जब वह इस प्रकार की बात करते हैं तो माहौल कैसा बना होगा? सोचिए आप कि माहौल। दीर्घ तालियां बजी, हर्षध्वनि कर रहे हैं कि ये आदमी किस प्रकार की बात कर रहे हैं। जो बात करने की हिम्मत कांग्रेस के सदस्यों में नहीं है, वो बात कर रहे हैं। और अंत में डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं, हमके पास सत्ता है, आप शून्यता का भी परिचय दीजिए। आप सत्ता का उपयोग शून्यता से करना चाहते हैं, इसका भी परिचय दीजिए। सबको साथ में लेकर चलने का इसके सिवा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। देश को अखंड रखना है, अभिन्न रखना है,
एकात्म रखना है तो सत्ता और शून्यता का परिचय देना जरूरी है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर अपना भाषण समाप्त करते हैं और तालियां, हर्षध्वनि डॉक्टर अंबेडकर का इतना अभिनंदन किया जाता है कि कभी डॉक्टर अंबेडकर ने भी सपने में यह नहीं सोचा था। माहौल बदल जाता है। ये सोच लीजिए, देखिए, पढ़िए, काल्पनिक बात नहीं है, किसी नॉवेल में, किसी कादंबरी में लिखी हुई बात नहीं है। यह संविधान सभा डिबेट्स में लिखा है, हर्षध्वनि लिखा है, तालियां लिखा है, तुमुल हर्षध्वनि यह शब्द लिए है, चीयर्स लिखा है। मेरी बात नहीं है, मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। और फिर वातावरण बदल जाता है, शत्रुता समाप्त हो जाती है, संघर्ष समाप्त हो जाता है, विरोध समाप्त हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो अपनी इच्छा जाहिर की, यह देश मेरा है, केवल आपका नहीं है, यह देश मेरा भी है। जो संविधान निर्माण हो रहा है वो मेरे देश का संविधान निर्माण होना है। यदि आप चाहो तो मैं आपके साथ इस देश के संविधान के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रस्तुत हूं। आप पर निर्भर है मेरी सेवाओं को लेना। मैं तो आपसे सहयोग करना चाहता हूं। आप अपना पक्ष, आप अपनी विचारधारा, आप अपना नेतृत्व थोड़ा सा बाजू में रखकर यदि मुझसे सहयोग करना चाहिए तो मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और फिर माहौल बदल गया, माहौल विश्वास का माहौल हो गया, सहयोग का माहौल हो गया, क्योंकि उस समय की संविधान सभा किसी पक्ष की नहीं थी। उस समय की संविधान सभा किसी नेतृत्व की नहीं थी। उस समय की संविधान सभा भारतीयों की संविधान सभा थी। आज की संसद भारतीयों की है या नहीं सोचिए। उस समय की संविधान सभा भारतीयों की संविधान सभा थी। देश के लिए, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की सारी ही संविधान सभा भारतीय के नाते देश सोच रही थी। सारी ही संविधान सभा भारतीय के नाते सोच रही थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ये बात कह सके और इसीलिए माहौल बदल गया। डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रकार के सकारात्मक रवैये को उतनी ही सकारात्मकता से कांग्रेस ने भी प्रतिसाद दिया। चर्चाएं चलती रही और इस चर्चाओं के दरमियान संविधान सभा ने सोचा कि संविधान तो निर्माण करना है, सारे लोग यहाँ बैठकर तो चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि संविधान में कौन कौन से विषय आने चाहिए। तो उन्होंने 18 विषयों की सूची बनाई। संविधान सभा ने 18 विषयों की सूची बनाई और यह निर्णय लिया गया कि 18 विषयों के लिए 18 समितियां बनेंगी। हर समिति का एक अध्यक्ष होगा। उसमें संविधान सभा के सदस्यों के रूप में समिति के सदस्य कार्य करेंगे। यह समितियां अपनी अपनी समिति एक एक विषय पर चर्चा करेगी। चर्चा का रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात सिफारिशें देगी कि इस विषय के संबंध में संविधान सभा में कौन सी निर्णय लेने चाहिए। तो समिति का काम क्या? विषय पर चर्चा, विषय का रिपोर्ट संविधान सभा में देना और सिफारिशें देना कि इस विषय के संबंध में संविधान सभा में क्या जोड़ना है। ध्यान रखिए, 18 समितियां बनी। 13 समितियों में डॉक्टर अंबेडकर का नाम था। 13 समितियों में डॉक्टर अंबेडकर का नाम था। यह संविधान कैसा बने इसकी प्रिपरेशन थी। 18 में से 13, शायद ही संविधान सभा के किसी सदस्यों को इतनी समितियों में प्रतिनिधित्व मिला हो, केवल डॉक्टर अंबेडकर। हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कुछ के अध्यक्ष नेहरू थे, कुछ के सरदार पटेल थे, परंतु किसी को भी 13 समितियों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे नहीं मालूम। 13 समिति क्यों भाई? क्यों? इसलिए कि उसके पीछे एक इतिहास है जिसमें मैं नहीं जानना चाहूंगा। और फिर समितियां बैठी, समिति में चर्चा हुई। डॉक्टर अंबेडकर मुंह पर ऐसी पट्टी तो लगा कर नहीं बैठेंगे। समितियों में डॉक्टर अंबेडकर ने योगदान दिया, बहुत सारा योगदान दिया, जिसका उल्लेख राजेंद्र प्रसाद करते हैं, जिसका उल्लेख सरदार पटेल करते हैं, जिसकी बात मैं बाद में करूंगा। योगदान दिया। संविधान सभा में समितियों का रिपोर्ट प्रस्तुत हुए, उस पर जो चर्चा हुई उसमें योगदान दिया। जो सिफारिशें प्रस्तुत की गई उसके स्वीकृति में योगदान दिया। और बहुत बार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस समिति के रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी
डॉक्टर आम्बेडकर ने निभाई। यह है पहले चरण में, इसको पहला चरण कहा जाता है, फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 से 29 अगस्त 1947 तक यह प्रक्रिया चलती रही। समितियों के रिपोर्ट, समिति की सिफारिश से संविधान सभा में निर्णय, यह प्रक्रिया चलती रही। इसमें डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना योगदान दिया। यह पहला चरण है, इसको फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। इस दरमियान घटनाएं घटती रही। 23 जून 1947, मैं तारीख से साथ आपको बता रहा हूँ, 23 जून भारत के विभाजन की घोषणा हुई। भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान बनने की घोषणा हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान में जो प्रदेश जाने वाले थे, उन प्रदेशों से संविधान सभा में जो भी प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनकी सदस्यता समाप्त होने वाली थी। कब? 23 जून 1947 के घोषणा के बाद में पाकिस्तान में जो प्रदेश जाने वाले थे, उन प्रदेशों का जो भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके सदस्यता समाप्त होने थी। मैंने कहा शुरू में, डॉक्टर आम्बेडकर जेसुर और खुलना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बंगाल से। बंगाल का वो प्रदेश पाकिस्तान में जाने वाला था। इसका परिणाम ये हुआ कि संविधान सभा में उनका सदस्यत्व समाप्त होने वाला था। अब सवाल खड़ा हो गया, सोचिए कैसी परिस्थिति। संविधान सभा में उनकी सदस्यता समाप्त होने वाली थी। कब? 23 जून 1947 की घोषणा के पश्चात। सिचुएशन देखिए कैसे बदल गई। मैंने कहा कि माहौल बदल गया। कांग्रेस को बाबा आम्बेडकर की जरूरत थी। आम्बेडकर को भारत के संविधान के निर्माण में कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की भी उनको जरूरत थी। उनको लगा है कि जब तक बहुमत में हुए पक्ष के साथ में काम नहीं करूंगा, भारत के संविधान में मुझे जो भी योगदान देना है मैं दे नहीं पाऊंगा। इसलिए दोनों ने, और फिर क्या कहती है कांग्रेस, जो कांग्रेस नहीं चाहती थी डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में, वो कांग्रेस क्या कहती है? 30 जून 1947, ये दो लेटर मैं कोट कर रहा हूँ। यह लेटर संविधान सभा के डिबेट्स में नहीं है। यह लेटर माननीय विजय मानकर जी ने डॉक्टर आम्बेडकर क्रोनोलॉजी नाम की किताब लिखी है, उस किताब से ये लेटर मैंने लिए हैं। दोनों अधिकृत पत्र हैं, उसको आप देख सकते हैं। तारीख भी मैं आपको दे रहा हूँ। 30 जून 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तत्कालीन मुंबई विधानमंडल के मुख्यमंत्री बीजी खेर को पत्र लिखते हैं। मुंबई विधानमंडल को क्यों? क्योंकि इस दरमियान जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, वह बैरिस्टर जयकर ने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया संविधान सभा से। वह मुंबई विधानमंडल से आते थे, इसलिए मुंबई विधानमंडल में एक जगह खाली हो गई थी। उस जगह पर निर्वाचन होना था। तो राजेंद्र प्रसाद क्या लिखते हैं, सुनिए खेर को। अपार्ट फ्रॉम एनी अदर कंसिडरेशन, वी हैव फाउंड डॉक्टर आम्बेडकर्स वर्क बोथ in Constituent Assembly and the various committees to which he was appointed to be of such an order as to require that we should not be deprived of his services. He should be elected immediately. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा स्थापित विविध समितियों में और संविधान सभा में भी आज तक जितना योगदान दिया है, उस आधार पर हम यह सोचते हैं कि संविधान के निर्माण में उनकी सेवाएं अत्यंत आवश्यक है। उनकी सेवाओं से हम वंचित न रह जाए, इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मुंबई विधानमंडल से जल्द निर्वाचित कर संविधान सभा में भेजा जाए। इसका दायित्व मुख्यमंत्री बीजे खेर का हो, और वो भी अविरोध भेजा जाए। यह राजेंद्र प्रसाद का पत्र है। 3 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल पत्र लिखते हैं, 2 पत्र लिखते हैं। एक, उस समय मुंबई विधानमंडल के सभापति मावड़नकर जी को पत्र लिखते हैं। क्या पत्र लिखते हैं? रिक्वेस्टेड फॉर एन अर्जेंट एक्शन अपॉन डॉक्टर आम्बेडकर्स इलेक्शन विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। ही हैज बीन अ यूजफुल मेंबर इन द कमिटीज। समितियों में डॉक्टर
आम्बेडकर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके लिए आगे संविधान के निर्माण में उनके योगदान की आवश्यकता है। इसलिए मिस्टर मावलकर, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर आम्बेडकर अविरोध मुंबई विधानमंडल से चुन कर आए, इसका दायित्व आपका होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पत्र और एस के पाटिल को लिखते हैं। एस के पाटिल उस समय मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बड़ी दबंग व्यक्ति थी उस समय। उनको लिखते हैं, डायरेक्टेड द कांग्रेसमैन टू एंश्योर दैट डॉक्टर आम्बेडकर इज इलेक्टेड अनअपोज एंड रिटर्न टू सीए बाय 14 जुलाई। 14 जुलाई तक डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित होकर, अविरोध पुनर्निर्वाचित होकर वापस आना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपकी। कौन लिखते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसा बना होगा माहौल, आप सोच लीजिए। क्या था माहौल 1946 में? क्या था? नहीं चाहिए डॉक्टर आम्बेडकर। आज राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं, कांग्रेस पक्ष को पूछे बगैर लिखते हैं, कांग्रेस पक्ष की सहमति बगैर लिखते हैं। किसी की मेहरबानी नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर ने 13 दिसंबर 1946 से लेकर तो इस तारीख तक समितियों में और संविधान सभा में जो भी योगदान दिया उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसको मान्यता दी गई। भूल जाइए ये बात कि किसी ने मेहरबानी कर उसको पुनर्निर्वाचित किया। मेहरबानी करनी होती तो 1946 में करना चाहिए था कि डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस समय यदि कांग्रेस पक्ष ने कुछ किया होता तो मानते भी कि डॉक्टर आम्बेडकर कर कांग्रेस पक्ष मेहरबान था। अभी हम कांग्रेस पक्ष मेहरबान है यह नहीं मानते। कोई कहते हैं गांधी जी ने कहा इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर को निर्वाचित किया गया। मैं इस बात को नहीं मानता। यह पत्र उसके साक्षी है जो ये कहते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर एस्टैब्लिश हिमसेल्फ दैट हिज सर्विसेज आर एसेंशियल। इसके बारे में डॉक्टर सुरेश माने अपने किताब में कहते हैं, फ्रॉम द अवेलेबल सोर्सेस इट अपियर्स दैट डॉक्टर आम्बेडकर्स प्रेजेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम so indispensable that there was no one as qualified as him in the constitutional draftsmanship। संविधान को निर्माण करने में, संविधान को शिल्पित करने के लिए जो भी योग्यता चाहिए, उस योग्यता का कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में नहीं है। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर की सर्विसेज इंडिस्पेंसिबल हो गई है। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर को कांग्रेस ने पुनर्निर्वाचित किया। कोई कहता होगा कि गांधी की मेहरबानी हो गई, यह ऐसा नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट और इस प्रकार से डॉक्टर BR आम्बेडकर संविधान सभा में फिर से निर्वाचित हो गए। 11 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल किया, 12 तारीख को पुनर्निर्वाचित हुए, 14 तारीख को उन्होंने फिर से शपथ ली और 14 तारीख से रेगुलर डॉक्टर आम्बेडकर पुनर्निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में उपस्थित रहे। डॉक्टर BR आम्बेडकर 13 जुलाई से 3 जुलाई से 13 जुलाई तक संविधान सभा के सदस्य नहीं थे 1947 में। यह बात ध्यान में रखें। इस बीच 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर आम्बेडकर ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में सदस्य के रूप में शामिल है। इस बीच में डॉक्टर आम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण योगदान और भी है। 28 अगस्त 1947 को डॉक्टर आम्बेडकर ने एक संविधान प्रस्ताव रखा। अभी स्थिति क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में? पहले संसद चुनी जाती है, फिर मंत्रिमंडल अस्तित्व में आता है। भारत के उस समय में क्या हुआ? पहले मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ गया। 15 अगस्त 1947 को मंत्रिमंडल अस्तित्व में, संसद कहाँ थी? बिना संसद का मंत्रिमंडल। 28 अगस्त 1947 को, ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 28 अगस्त 1947 को डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव यह रखा जाता है कि वर्तमान संविधान सभा इस तारीख के बाद, इस प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद, यह वर्तमान सभा 2 रूप में कार्य करेगी। एक, संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण का कार्य करेगी और दूसरा, संसद के रूप में भी यह सभा कार्य करेगी। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और प्रस्ताव स्वीकृत के बाद
सप्ताह में कुछ दिन संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती रही और कुछ दिन संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती रही। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा दीर्घकाल के लिए प्रलंबित होने के बाद भी संसद के रूप में संविधान सभा 1952 के पहले लोकसभा चुनाव के पश्चात लोकसभा अस्तित्व में आने तक संविधान सभा संसद के रूप में जीवंत थी, संसद के रूप में कार्य करती थी। यह बात सिर्फ आपके जानकारी के लिए है, यह बात कोई बताएगा नहीं आपको, यह बात सिर्फ आपके जानकारी के लिए। 30 अगस्त, उसके बाद में 29 अगस्त 1947, इसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। संविधान मसौदा समिति बन गई, 7 सदस्य थे जिसका उल्लेख मैंने पहले भाग में किया है। 7 सदस्य चुने गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगार, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान के साथ। और 30 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की बैठक हुई और उस बैठक में डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया और मसौदा समिति ने मसौदा लिखने का कार्य आरंभ किया। 30 अगस्त 1947 से यह कार्य आरंभ हुआ। जरूर इसके लिए फिर से मैं दोहराऊंगा कि BN राव साहब ने जो भी ड्राफ्ट तैयार किया गया था अब तक के निर्णयों का द्वारा उसका उपयोग जरूर किया गया, निश्चित और अलग अलग सोर्सेस का उपयोग किया गया, जब दुनिया के सारे संविधानों का भी उपयोग किया गया, राव साहब के भी ड्राफ्ट का उपयोग किया गया। परंतु यह कार्य शुरू हुआ जब संविधान निर्माण की बात आई, भारत का विभाजन हो चुका था और संविधान मसौदा समिति के सामने संविधान का प्रारूप तैयार करते समय कुछ चुनौतियां उपस्थित हुई थी। संविधान सभा ने निश्चित किया था कि भारत सेक्युलर होगा, संविधान सभा में निश्चित किया था कि भारत सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होगा, ये सारा निश्चित किया था और इसके समक्ष चुनौती आई थी। जब ये बात की गई तो पाकिस्तान की निर्मित होने के बाद भी संविधान सभा इस विचार की थी कि यह देश धार्मिक विविधता वाला देश है, धर्म के आधार पर विविध संस्कृति वाला देश है, धर्म के आधार पर धर्म की अपनी अपनी भाषा है, यह विविधता वाला देश। यह विविधता कायम रखते हुए भी भारत को एक राष्ट्र बनाना है, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। और यह चुनौती पाकिस्तान के निर्माण के बाद बड़ी चुनौती कर मसौदा समिति के सामने, संविधान सभा के सामने उपस्थित हुई। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। दूसरी चुनौती थी, यदि हमको भारत राष्ट्र बनाना है तो बंधुता चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि जिस समाज में जाति व्यवस्था है उस समाज में बंधुता नहीं होगी, और जब तक बंधुता नहीं होगी राष्ट्र नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इस समाज से जाति व्यवस्था नष्ट करना चाहिए, इस प्रकार का संविधान बने जो जाति व्यवस्था नष्ट करने की प्रक्रिया को गतिशील करे। क्योंकि भारत राष्ट्र बनाना है तो बंधुता चाहिए, भारत राष्ट्र बनाना है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहिए। तो इसीलिए बंधुता और समानता, समानता और बंधुता के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है और जाति व्यवस्था का समाप्त जरूरी है। तो इस प्रकार के संविधान की चुनौती थी। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी जो आज हमारे सामने संविधान के सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई है संविधान निर्माण के 75 साल बाद। क्या चुनौती है? पाकिस्तान के निर्माण के बाद में इस देश में उस समय भी एक शक्ति विद्यमान थी जो आज बड़ी पावरफुल शक्ति के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गए। उसको हम कहते हैं हिंदुत्व की फिलॉसफी, हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी। हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी उस समय भी थी, चुनौती बनकर खड़ी हो गई है कि पाकिस्तान के निर्मित के बाद में बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत का संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा इस मत की बिल्कुल नहीं थी और इसीलिए यह भी तीसरी चुनौती थी। और इन सारे चुनौतियों को सामने रखकर, सारी चुनौतियों को सामने रखकर मसौदा समिति ने संविधान के मसौदे का निर्माण किया। संविधान के मसौदे के निर्माण की प्रक्रिया 31
अगस्त कही है, 30 अगस्त 1947 से 4 नवंबर 1948 तक शुरू रही। इतने दीर्घ काल तक प्रक्रिया शुरू रही। कुछ लोग कहते हैं कि इतना समय क्यों लगा। डॉक्टर आम्बेडकर इसके पहले कहते हैं कि 141 दिन में तो ड्राफ्ट तैयार हो गया था, फिर बाकी के दिन मसौदा समिति क्या कर रही थी। डॉक्टर आम्बेडकर लोगों में विश्वास करने वाले थे, गणतंत्र में विश्वास करने वाले थे। डॉक्टर आम्बेडकर की मान्यता थी यह संविधान यदि लोगों का है तो संविधान में क्या होगा यह लोगों ने जानना चाहिए संविधान बनने के पहले। इसीलिए इसी कालावधि में 8 महीने तक संविधान लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए लोगों को उपलब्ध था। संविधान का ड्राफ्ट सोच सकते हैं आप, आज लोगों से संबंधित कानून बनता है, ड्राफ्ट नहीं मिलता। पार्लियामेंट के सदस्यों को ड्राफ्ट नहीं मिलता आज पढ़ने के लिए, चर्चा के लिए आमंत्रित करते। डॉक्टर आम्बेडकर ने 8 महीने तक वह ड्राफ्ट लोगों के लिए खुला रखा था। बाद में उस ड्राफ्ट की एक प्रति संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को भेजी गई, आगे चर्चा के लिए, एजेंडा बनाने के लिए और आगे होने वाली चर्चा में सहभागिता के लिए सारे ही सदस्यों को एक एक प्रति भेजी गई। और भेजे जाने के बाद में, मैं संक्षेप में जा रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार हो रहा है, मुझे माफ़ करेंगे आप, परंतु मैं 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान मसौदा समिति द्वारा तैयार किया हुआ ड्राफ्ट रखा। उस समय उसमें जैसा मैंने कहा कि 315 अनुच्छेद, 316 अनुच्छेद जो कुछ भी थे वो अनुच्छेद उसमें थे, वो ड्राफ्ट रखा और उस पर भाषण दिया। बड़ा महत्वपूर्ण भाषण है कि उसमें क्या है, उसमें क्या है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों, ये बात है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, इस देश को एकात्म, एक संघ, एक राष्ट्र रखने के लिए क्या प्रावधान है, माइनॉरिटीज को सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या गया, ऐसा ही क्यों किया गया, ये सारी बातें उसमें लिखी है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, आप पढ़ सकते हो। 4 नवंबर 1948 का भाषण आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण भाषण है। इस भाषण के अंत में चेतावनी स्वरूप डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, यह बहुत महत्व की है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज भी यह चेतावनी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर, यदि यह संविधान सभा जो संविधान बनाने जा रही है, यह संविधान जीवंत रहना है तो केवल नेताओं में नहीं, आम आदमी में भी संवैधानिक नैतिकता का होना, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने यह शब्द सुना है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आम आदमी कभी भी ये शब्द पहुंचा नहीं है। संवैधानिक, डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं जब तक आम आदमी में संवैधानिक नैतिकता नहीं होगी तब तक संविधान हमेशा संकट में रहेगा। कितने लोगों ने सुना है मुझ में। उसके संबंध में क्या कहते हैं, यदि संवैधानिक नैतिकता न हो तो संविधान के स्वरूप को बदले बिना भी केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन करके संविधान को पूर्णतया उलट दिया जा सकता है। फिर से पढ़ता हूं, संविधान के स्वरूप को बदले बिना भी शासन प्रणाली में परिवर्तन करके संविधान को पूर्णतया उलट दिया जा सकता है। शासन को संविधान की भावना के प्रतिकूल बनाया जा सकता है। आज वो हो रहा है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा रहे, केवल शासन प्रशासनों के निर्णयों के आधार पर संविधान को बदला जा रहा है। संविधान सेकुलर है, संविधान धर्मनिरपेक्ष, फिर भी एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एक विशिष्ट धर्म का प्रचार किया जा रहा है। बदला क्या संविधान? संविधान नहीं बदला। इस प्रकार के शासन प्रशासन के निर्णय, यह चेतावनी डॉक्टर आम्बेडकर ने दी। और उसके लिए क्या कहते हैं डॉक्टर, वह संवैधानिक नैतिकता की भावना यह स्वाभाविक नहीं है, हम जानते ही नहीं, ये शब्द ही हमें परिचित नहीं है। क्या होती है संवैधानिक नैतिकता? ये शब्द यह स्वाभाविक नहीं है, इसको अभ्यास द्वारा अपनाना होगा, लोगों को सिखाना होगा।
लोगों को संवैधानिक नैतिकता सिखा। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देशवासी अभी भी इसे सीखना है, देशवासियों को सीखना है। भारतीय भूमि स्वभावतः अलोकतांत्रिक है। बुद्ध का समय समाप्त होने के पश्चात इस देश में कभी भी गणतंत्र नहीं था। बुद्ध के समय में गणतंत्र था, वैशाली गणतंत्र था, कपिलवस्तु गणतंत्र था, परंतु वह गणतंत्र व्यवस्था समाप्त होने के बाद इस देश में कभी भी गणतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। और फिर अब जब हम इस देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर रहे हैं तो यह संकल्पना जमीन पर जो बिल्कुल सतही स्तर होता है उस प्रकार से यह गणतंत्र की व्यवस्था जिसमें हम रख रहे हैं, इसको यदि जीवंत रखना है, इसकी जड़ें यदि समाज में जाना है तो संवैधानिक नैतिकता। आज तक किसी भी पक्ष ने हमारा पक्ष संवैधानिक नैतिकता का स्वीकार करता है ये नहीं कहा। लोगों तक संवैधानिक नैतिकता के बाद पहुंची ही नहीं। और फिर डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। 4 नवंबर उनसे भाषण बहुत सारा कहा जाता है, ये चेतावनियां बहुत कम होती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रस्तुत संविधान व्यवहार योग्य है, वह लचीला है और इतना सबल है कि युद्ध और शांति दोनों ही समय में देश को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। कैसा है हमारा समय? आज भी 75 साल हुए, देश विघटित नहीं हुआ। अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, प्रांत है, राज्य है, फिर भी देश संगठित रहा है। इसका सारा श्रेय संविधान को जाता है। मैं नहीं कहता हूं, आडवाणी जी कहते हैं। आडवाणी जिंदा है। आडवाणी जी ने भाषण दिया था 1996, पुरानी बात हो गई, भाषण दिया था रामभाऊ माड़गी प्रबोधिनी में। इतने सारे विघटनवादी तत्व इस देश में विद्यमान होने के बाद भी यह देश अखंड है, एकात्म। इसका सारा श्रेय डॉक्टर BR आम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आडवाणी जी कह रहे। जिसको चाहिए तो 1996 का लाल कृष्ण आडवाणी जी का रामभाऊ माड़गी प्रबोधिनी में दिया गया भाषण ढूंढ लीजिए, आप ढूंढ लीजिए। इसका सर आज भी भारत एक संग बांधे रख सकता है। मैं ये कहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है। कुछ बातें विपरीत होती हैं, कभी कभी संविधान के विरोधी होती है, इसका मतलब संविधान खराब है ऐसा इसका अर्थ नहीं होगा। बल्कि यह मैं कहना चाहूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि मैं कहना चाहिए कि अधिकारारूढ़ व्यक्ति, अधिकारारूढ़ जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में संविधान को कार्यान्वित करने की सत्ता है, वह व्यक्ति अधम था, वह व्यक्ति नीच था। इसलिए इतना अच्छा संविधान होने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। संविधान बुरा नहीं है, तो कार्यान्वित करने वाली व्यक्ति अधम थी। यह थे डॉक्टर BR आम्बेडकर। और इस प्रकार से मसौदे पर चर्चा आरंभ हुई। 4 नवंबर 1948 से यह चर्चा 25 नवंबर 1949 तक चलती रही। प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया ये थी कि मसौदे में प्रस्तुत प्रत्येक अनुच्छेद संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता था, उस पर संशोधन प्रस्तुत किए जाते थे। अनुच्छेद प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर आम्बेडकर, क्योंकि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसके पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 4 नवंबर 1948 को मसौदा प्रस्तुत, 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के मान्यवर सदस्य TT कृष्णमाचारी भाषण देते हैं और वो कहते हैं हमने मसौदा समिति तो बनाई, मसौदा समिति बनाई, कब बनाई? 29 अगस्त को। परंतु यह मसौदा समिति का नहीं है, यह मसौदा केवल डॉक्टर आम्बेडकर का है। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? TT कृष्णमाचारी। कहाँ कह रहे हैं? संविधान सभा में कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? 7 सदस्य थे, एक सदस्य की त्यागपत्र दे दिया, जगह नहीं भरी गई। एक सदस्य की मृत्यु हुई, जगह रिक्त रही। एक सदस्य अमेरिका चले गए, आए ही नहीं। एक सदस्य राजनीति में व्यस्त हो गए और 2 सदस्य
प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण दिल्ली से दूर होने की वजह से मसौदा समिति के कार्य में सहभागी नहीं हुए। चले गए, रहे कौन? केवल डॉक्टर आम्बेडकर रहे। और केवल डॉक्टर आम्बेडकर रहे, यह संविधान सभा में कहा गया है, जिसका प्रतिवाद मसौदा समिति के सदस्यों ने भी नहीं किया। बड़ा क्षीण सा प्रतिवाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने किया और अपना क्या योगदान है ये बताया, परंतु व्यापक रूप से इसका प्रतिवाद नहीं हुआ है। और इसीलिए पूर्व में योगदान तो है ही, मसौदे के निर्माण केवल डॉक्टर आम्बेडकर का है। इसीलिए मैं डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहता हूँ। मसौदे के निर्माण में डॉक्टर, और फिर मसौदे के निर्माण के पश्चात 4 नवंबर 1948 से डॉक्टर आम्बेडकर का रोल बदल जाता है। पहला रोल कंट्रीब्यूशन का था समितियों में, संविधान सभा में। दूसरा रोल संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष में संविधान का ड्राफ्ट बनाने का था। और अब तीसरा रोल जो है उसको कहते हैं पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है कि संविधान सभा हर एक अनुच्छेद पर डिस्कशन हुआ, उसके खंड पर डिस्कशन हुआ, उसके उपखंड पर डिस्कशन, एक एक वाक्य पर डिस्कशन। क्या आप सोच सकते हैं कि संविधान सभा में संशोधन रखा गया कि यहाँ यह फुल स्टॉप क्यों है, यहाँ यह कॉमा क्यों है, यहाँ एंड शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है और शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? इस प्रकार के संशोधन रखे, कितनी गहरी गंभीर चर्चा हुई होगी, आप सोच लिए। यह चर्चा कब से शुरू हुई? 4 नवंबर 1948 से लेकर तो 26 नवंबर 1949 तक यह चर्चा निरंतर चलती रही। और चर्चा फिर कैसे थी, प्रक्रिया क्या थी? डॉक्टर आम्बेडकर अनुच्छेद रखते थे, संशोधन प्रस्तुत होते थे। अनुच्छेद रखते समय डॉक्टर आम्बेडकर प्राथमिक भाषण देते थे, कभी कभी नहीं देते थे, कभी कभी वह स्वयं संशोधन रखते थे। संशोधनों पर चर्चा होती थी। संशोधनों पर चर्चा होने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर उस चर्चा का जवाब देते थे, कभी देते थे, कभी नहीं भी देते थे। और फिर अंत में अध्यक्ष महोदय उनसे पूछते थे, क्या यह संशोधन डॉक्टर आम्बेडकर आपको मान्य है? डॉक्टर आम्बेडकर कहते थे, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। संविधान सभा उस संशोधन को स्वीकार करती थी और उस संशोधन के साथ वो अनुच्छेद स्वीकृत होकर संविधान का हिस्सा बनता था। यदि डॉक्टर आम्बेडकर कहते कि मैं इस अनुच्छेद को अस्वीकार करता हूँ, तो संविधान सभा उस संशोधन को अस्वीकृत करती थी एक मत से। जिसने संशोधन रखा उसका संशोधन पर मतदान करते समय भी वह सदस्य विरोध में मत नहीं दिया उसने कहीं पर भी। सारे ही अनुच्छेद एक मत से पारित हुए। जिनके संशोधन अस्वीकृत हुए उन्होंने भी विरोध में मतदान नहीं किया। इसको कहते हैं पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने स्वीकार किया। डॉक्टर आम्बेडकर का कहना सही है, मैं इस अस्वीकृति को स्वीकार करता हूं और मैं अपना वोट इसके अनुकूल देता हूं। और ये पायलटिंग सबसे महत्व का था। 299 सदस्यों की संविधान सभा जो हाईली क्वालिफाइड थी, संविधान के ज्ञाताओं की सभा थी। उस संविधान सभा में सारे ही संविधान के अनुच्छेदों को बिना किसी विरोध के स्वीकार करना, यह ड्राफ्ट से भी बड़ा महत्वपूर्ण काम था और इसको कहते हैं पायलटिंग। तो इस प्रकार से कभी कभी उदाहरण दिया जाता है, बड़ा मजेदार उदाहरण है। मैं विस्तार में तो नहीं जाना चाहता, मगर उदाहरण के तौर पर बात समझ में आए इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका के बारे में बताना चाहता हूँ। कभी कभी डॉक्टर आम्बेडकर की संशोधन को अस्वीकृत करते थे, सिर्फ कहते थे कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता, हो गया। तो जिसका संशोधन अस्वीकृत होता था वो सदस्य कहता था, अध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन अस्वीकृत हुआ, इसका मुझे दुख नहीं है, मगर मैं डॉक्टर आम्बेडकर से जानना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा संशोधन अस्वीकृत किया गया। सुनना चाहता हूं डॉक्टर आम्बेडकर को संशोधन अस्वीकृत क्यों। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं डॉक्टर आम्बेडकर को, मगर आई एम सॉरी आई कैंट कंपेल हिम टू स्पीक। मैं उनको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कि आप बोलिए, उनकी इच्छा है, बोलेंगे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यह है
कि जिसका संशोधन अस्वीकृत हुआ वह भी डॉक्टर आम्बेडकर को सुनना चाहता था। अपना संशोधन अस्वीकृत होने के पश्चात भी किसी भी सदस्य ने उस प्रस्ताव पर विरोधी मत नहीं दिया। वो संशोधन भी सर्वसम्मति से अस्वीकृत हुआ और अनुच्छेद सर्वसम्मति से स्वीकृत होते गया। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी मान्यता ये है, मेरी नहीं, संविधान सभा डिबेट जिसने भी पढ़े उन सारे लोगों की मान्यता यही है कि ड्राफ्ट बनाने से भी अधिक महत्व का काम पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें केवल डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका प्रधान है। केवल डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका प्रधान है। इसीलिए पहला कंट्रीब्यूशन समितियों में, संविधान सभा में, दूसरा ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा पायलटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इन भूमिकाओं के चलते उनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। पायलटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक कंट्रोवर्सी को चलते चलते मैं उसको भी रिजॉल्व करना चाहता हूँ, उसका जवाब देना चाहता हूँ। केवल BN राव के संबंध में कंट्रोवर्सी नहीं है, उद्देशिका के संबंध में भी कंट्रोवर्सी है। व्हाट्सएप एकेडमी में ये चर्चाएं चलती रहती है। उद्देशिका डॉक्टर आम्बेडकर ने ड्राफ्ट नहीं की, उद्देशिका तो पंडित जी नेहरू ने ड्राफ्ट की, या कंट्रोवर्सी भी चलती है। उसका भी जवाब मैं चलते चलते आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जानकारी रहे। यह बात संविधान सभा में कही है। 17 अक्टूबर संविधान सभा का दूसरा वाचन शुरू हुआ। 17 अक्टूबर 1949 को पहला वाचन कंप्लीट हो गया था, दूसरा वाचन शुरू हुआ और उसी दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की उद्देशिका संविधान सभा में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की। अब ध्यान दीजिए, संविधान सभा में ध्येय और उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। वो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उसकी डेट आज मुझे अवेलेबल नहीं है। स्वीकृत हुआ, एक स्वीकृत हुआ प्रस्ताव फिर से रखा नहीं जाता। इसका मतलब यह है कि उद्देशिका कुछ नहीं है। प्रस्ताव रखा गया और संविधान सभा के एक मान्यवर सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य, सारी मुस्लिम लीग पाकिस्तान में नहीं गई थी, कुछ मुसलमान भारत में भी रह गए, और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे। सदस्य मौलाना हसरत मोहानी, बड़े प्रसिद्ध सदस्य रहे संविधान में, बहुत योगदान रहा उनका। उठकर खड़े हो गए और कहने लग गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव जो हमने स्वीकृत किया था वह यह प्रस्ताव नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर कुछ अलग रख रहे हैं हमारे सामने, जिसका मैं विरोध करता हूँ। मैं वो विरोध को स्वीकार करता हूँ इसलिए कि वो मानते हैं ये उद्देशिका का प्रस्ताव यह उस प्रस्ताव से भिन्न है, यह डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा ड्राफ्ट किया गया प्रस्ताव है और इसीलिए उद्देशिका भिन्न है ध्येय और उद्दिष्ट के प्रस्ताव से। इस उद्देशिका पर संशोधन रखे गए, बड़े महत्वपूर्ण संशोधन थे। और पहला संशोधन HV कामत जी ने रखा। उन्होंने रखा कि इस उद्देशिका का आरंभ इन द नेम ऑफ गॉड इस शब्दों से होना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं अध्यक्ष महोदय से, महोदय मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करूंगा। डॉक्टर आम्बेडकर का अस्वीकार मतलब संविधान सभा का अस्वीकार। डॉक्टर आम्बेडकर रिक्वेस्ट करते हैं अध्यक्ष को कि कृपया कामत जी से कहिए कि प्रस्ताव विड्रॉ करे। अध्यक्ष कहते हैं मैंने कामत जी से कहा है प्रस्ताव विड्रॉ करे। कामत जी प्रस्ताव विड्रॉ नहीं करना चाहते, मैं कुछ नहीं कर सकता। कामत जी का आग्रह है कि प्रस्ताव को होट लिया। ये एक ही संशोधन ऐसा है जिस पर वोटिंग हुआ है सारी संविधान सभा में, और कामत जी का प्रस्ताव 41 अगेंस्ट 68 मतों से पराजित हुआ और ईश्वर, अल्लाह, गॉड संविधान में नहीं आया। रोका डॉक्टर आम्बेडकर ने, क्योंकि उनका कहना था कि संविधान में लोग सर्वोपरि है, लोगों से ऊपर कोई नहीं है, यह संविधान धर्मनिरपेक्ष है। संविधान में उद्देशिका में ईश्वर, अल्लाह, गॉड की कोई जगह नहीं है। एक ही प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव आया, कांग्रेस का बहुमत है, ध्यान में रखिए। दूसरा प्रस्ताव आया, शिब्बन लाल सक्सेना करके थे कांग्रेस के दिग्गज सदस्य, उन्होंने रखा, मैं गॉड और गांधी की प्रेरणा,
इनके साथ संविधान की, क्योंकि गांधी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके नेतृत्व में संघर्ष किया है और उनकी प्रेरणा के बगैर यह संविधान बनेगा नहीं। इसलिए गांधी जी का उल्लेख उद्देशिका में आवश्यक है। डॉक्टर आंबेडकर ने कहा, गांधी बड़े हैं, आपके लिए है, सबके लिए हो सकते हैं। गांधी के योगदान को मैं नकारता नहीं, मगर गांधी इतने बड़े नहीं हैं कि वो लोगों से ऊपर है। गांधी इतने बड़े नहीं हैं कि संविधान से ऊपर है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का भी विरोध करने वाला हूं, वो अध्यक्ष को कहते हैं। बड़ी मुश्किल हो गई। आंबेडकर विरोध करने वाले, क्या करे, कांग्रेस का बहुमत संविधान सभा में। सीनियर सदस्य आचार्य कृपलानी जी सीनियर सदस्य सक्सेना जी से कहते हैं, सक्सेना जी अभी गॉड को तो हमने नकार, संविधान सभा ने नकार दिया, अब गांधी जी को क्यों खींचते हो इस विवाद में? गांधी जी को मत खींचो और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना प्रस्ताव पीछे ले लीजिए। सक्सेना जी आचार्य कृपलानी जी का अनुरोध मानकर अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं कि मैं व्यक्ति पूजा का विरोधी हूं। कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है। कोई भी व्यक्ति भारत के लोगों से बड़ा नहीं है। व्यक्ति बड़े होते हैं, लोग बड़ा करते हैं, इसलिए लोग उस बड़े को निर्माण करते हैं। लोगों से वह व्यक्ति बड़ी नहीं होती। और मैं व्यक्ति पूजा का विरोध करता हूं। इसलिए गांधी आपके लिए कितने भी महान हो, संविधान में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी को नकारा जाता है। पढ़िए, ये संविधान सभा डिबेट्स में लिखा गया है, जहां पर कांग्रेस का बहुमत था और इस प्रकार से उद्देशिका बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुई। जिनको तुलना करनी है तो वो प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 का प्रस्ताव संविधान सभा डिबेट्स में है। उद्देशिका तो संविधान है, आपको मिल जाएगी। दोनों पास में रखिए और देखिए कि समानताएं कितनी है, असमानताएं कितनी है और किस प्रकार से उद्देशिका को ड्राफ्ट किया गया है। तो इस प्रकार से 17 अक्टूबर 1949 को दूसरा वाचन शुरू हुआ। यह दूसरा वाचन 17 नवंबर 1949 तक चलते रहा। इस दूसरे वाचन के दरमियान संविधान निर्माण का कार्य करीब करीब पूरा हुआ। संविधान को संविधान सभा ने अनुमति दे दी, स्वीकृति प्रदान कर दी। साधारणतया संसद में कोई भी प्रस्ताव दूसरे वाचन के बाद पूरा हो जाता है, दूसरे वाचन में स्वीकृति मिल जाने के पश्चात, परंतु फिर भी तीसरा वाचन अनिवार्य होता है। तीसरा वाचन, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, 3 वाचन होना चाहिए और फिर तीसरा वाचन केवल औपचारिकता रहता है। सारा तो काम पूरा हो जाए, तीसरा वाचन केवल औपचारिकता रखता है। यह तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 को शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। सारे ही सदस्य टोटल संविधान पर बात करते हैं, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर बात करके उनको क्या अच्छा लगा, क्या और अच्छा होना चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। और इस दरमियान जिनको भी शंका है डॉक्टर आंबेडकर के संविधान निर्माता होने के बारे में, उन लोगों ने कुछ मत पढ़िए, 17 नवंबर 1949 से लेकर तो 25 नवंबर 1949 तक के संविधान सभा के भाषण पढ़िए। जितने भी लोगों ने भाषण दिया, कुछ अपवादों को छोड़कर संविधान निर्माण का श्रेय संविधान सभा में डॉक्टर आंबेडकर को दिया जाता है। यह अधिकृत प्रलेख है, पढ़िए ना भाई, आप हवा में बात क्यों करते हो? पढ़िए, 17 नवंबर 1949 से लेकर 25 नवंबर 1949 तक के भाषण आप पढ़िए। मैं कुछ सदस्यों ने जो कहा है संविधान सभा में, वो तारीख के साथ, तिथि के साथ आपको बताना चाहता हूं कि संविधान सभा में सदस्य क्या कहते हैं। पहली बात, 21 नवंबर 1949 की बात मैं कहता हूं। संविधान सभा में यज्ञ खांडेकर नाम के सदस्य थे। आम नागपुर के लोगों को यह नाम परिचित होना चाहिए, क्योंकि वह नागपुर का प्रतिनिधित्व करते थे। यज्ञ खांडेकर उस समय नागपुर मध्य प्रांत वराड़ में था। वो अपने आप को हरिजन कहते थे, गांधी जी के भक्त थे, कांग्रेस के सदस्य थे। फिर भी डॉक्टर आंबेडकर के बारे में क्या कहते सुनिए। गांधी जी के भक्त डॉक्टर आंबेडकर के बारे में क्या कहते सुनिए। आज
हम स्वतंत्र भारत का संविधान बना रहे हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा की छत्र छाया में हम ये संविधान बना रहे हैं। कौन कहते हैं? यज्ञ खांडेकर। यदि अनुमति हो तो श्रीमान, मैं इस संविधान को महार संविधान कहूंगा। क्या कहते खांडेकर? मैं इस संविधान को महार संविधान कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर महार जाति के व्यक्ति है। उस समय डॉक्टर आम्बेडकर महार थे। गवई न्यायमूर्ति गवई साहब को मैं बताना चाहूंगा, मैं लिखने वाला हूं, इस पर एक किताब में लिख रहा हूं, उसमें लिखने वाला हूं, संविधान निर्माता को भी संविधान सभा में महार कहा गया। ये बताना, यहां गौरव से कहा गया, मगर फिर भी महार तो कहा गया। महार व्यक्ति हैं। 26 जनवरी 1950 को मनु संविधान के स्थान पर महार संविधान देश में लागू हो जाएगा। क्या कहते हैं खांडेकर? कहां कह रहे हैं? संविधान सभा में। बाहर नहीं कह रहे भाई। और संविधान सभा में इसको कोई प्रतिवाद नहीं करता। इसका मतलब संविधान सभा इस बात को स्वीकृत करती है, हो जाएगा। और यह उम्मीद करता हूं इस संविधान का प्रभाव मनु संविधान की तरह नहीं होगा। देश बदल जाएगा। मनु संविधान के अधीन देश में सुख और संपन्नता कभी भी नहीं रही है, पर इस महान संविधान के अधीन मुझे उम्मीद है कि देश वस्तुतः स्वर्ग बन जाएगा। कहां कहा जा रहा है ये? संविधान सभा में। और कोई साक्षी चाहिए आपको? और कोई पुरावा चाहिए? आप छोड़ दीजिए। महार की बात महार कर रहा है, एक हरिजन कह रहा है, उसकी बात छोड़ दीजिए। एक ब्राह्मण क्या कहता है वो सुनाता हूं मैं आपको। श्री हरगोविंद पंत क्या कहते हैं? 24 नवंबर 1949 को ढूंढ लीजिए। हरगोविंद पंत क्या कहते हैं, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित आम्बेडकर महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ संदर्भ देखिए। 17 नवंबर 1949 को जब तीसरा वाचन आरंभ हुआ तो प्रत्येक वाचन के आरंभ में प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्तावक थे डॉक्टर आम्बेडकर। डॉक्टर आम्बेडकर ने प्रस्ताव रखा था, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास। संविधान सभा ने निर्धारित किए हुए संविधान को स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। यह 17 नवंबर 1949 को तीसरे वाचन के समय डॉक्टर आम्बेडकर प्रस्ताव रखते हैं। उस प्रस्ताव के समर्थन के लिए पंडित हरगोविंद कहते हैं कि मैं पंडित आम्बेडकर ने जो प्रस्ताव रखा उसके समर्थन के लिए यहाँ खड़ा हूं। और पंडित क्यों कहता हूं आम्बेडकर को? कुछ देर पहले उनको महार कहा गया था। हरगोविंद पंत क्या कहते हैं? पंडित। मैं पंडित शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं। मैं पंडित शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर ने इस संविधान की पांडुलिपि की रचना की है। पांडुलिपि मतलब मूल संस्करण, संविधान का मूल संस्करण, जिसको पांडुलिपि कहा जाता है। मूल संस्करण पांडुलिपि कहा जाता है। ये लिखा है हरगोविंद पंत ने। और क्या साक्ष्य चाहिए आपको? पांडुलिपि किसने लिखी है संविधान की? डॉक्टर आम्बेडकर ने पांडुलिपि। यह लिखा है हिंदी के अनुवाद में, यह अंग्रेजी में भी है। मैं यहाँ हिंदी को जानबूझकर लिखता हूँ, रिपीटेशन ना हो इसलिए। और यह भी सरकार ने अधिकृत तौर पर अनुवाद किया हुआ है। पांडुलिपि रची है। किसने रची है? डॉक्टर आम्बेडकर ने। और आगे उनका प्रतिवादन, पांडुलिपि का प्रस्तुतिकरण 4 नवंबर 1948 को, उसका प्रतिपादन तथा उसके समर्थन में 4 नवंबर 1949 से लेकर तो आज तक इस पांडुलिपि के समर्थन में, इस पांडुलिपि को संविधान सभा की स्वीकृति मिले, इसलिए जो भी उन्होंने युक्तिवाद किया है, सबसे महत्व का वह युक्तिवाद इतना पांडित्यपूर्ण रूप से उन्होंने किया गया है, इतना पांडित्यपूर्ण रूप से उन्होंने किया है। और साथ ही इस भवन में जो पांडित्यपूर्ण रूप से उसका अनुवाद किया है, इसलिए वह पंडित
इस उपाधि के अधिकारी है। काय के लिए? पांडुलिपि तैयार करने के लिए संविधान की, पांडुलिपि प्रस्तुत करने के लिए, और पांडुलिपि इस संविधान सभा में स्वीकृत हो, इसलिए उन्होंने जो भी युक्तिवाद किया, इसलिए वह पंडित इस उपाधि के धनी है, इसलिए मैं उनको पंडित कहता हूँ। आगे उससे भी बड़ी महत्व की बात है, वो भी मैं कहना। इतना ही नहीं, पांडित्य से प्रभावित होकर हमारे कतिपय सदस्यों ने उनको मनु भगवान का पद देने की कृपा की है। संविधान सभा में इस दमाएं 17 नवंबर 1949 से लेकर तो 25 नवंबर 1949 तक अनेक सदस्यों ने उनको मनु कहा। सकारात्मक रूप से कहा, गाली के रूप में नहीं कहा उनको, सकारात्मक रूप से कहा कि यह मनु है, यह मनु भगवान है जिन्होंने भारत के नए संविधान की रचना की है। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? पंडित हरगोविंद पंत कहते हैं। मगर पंडित हरगोविंद पंडित तो पंडित है। उन्होंने ये कहा कि मैं अंबेडकर को मनु भगवान नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ तांत्रिक कठिनाइयां हैं, मैं उनको उपमनु कहूंगा। मैं उनको क्या कहूंगा? छोटा मनु कहूंगा, उपमनु, कुछ भी कहिए, मगर जब संविधान सभा में उनको मनु कहा जाता है, इसका मतलब संविधान का निर्माता डॉक्टर अंबेडकर है, यह बात मानी जाती है। और भी कोई कुछ कहना है किसी को? सुनिए, देखिए, पढ़िए और बताइए लोगों को कि जब संविधान सभा में यह कहा गया है तो आप और हम कौन है जो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता नहीं मानना चाहते। इसके बारे में और थोड़ा सा एक कहूंगा, बहुत है। 24 नवंबर को ही केशवराव जेधे करके एक महाराष्ट्र से सदस्य थे जो महात्मा ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज से संबंधित थे और जो 1927 के महार सत्याग्रह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उपस्थित थे। केशवराव जेधे और जवलकर करके दो सत्यशोधक समाज के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, ज्योतिबा फुले के अनुयायी रहे, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। वो संविधान सभा में क्या कहते हैं? कुछ सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर को बधाई देते हुए उन्हें आधुनिक मनु की उपाधि दी है। जेधे भी मान्य करते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा है। मुझे विश्वास है कि यह उपाधि डॉक्टर अंबेडकर को पसंद नहीं आएगी। डॉक्टर अंबेडकर खुद को मनु कहलवाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मनु ने चातुर्वर्ण व्यवस्था निर्मित की है और उस चातुर्वर्ण व्यवस्था में डॉक्टर अंबेडकर समाज के जिस तबके से आते हैं उसको सबसे नीचे रखा हुआ है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर मनु से घृणा करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 के दिसंबर में महार सत्याग्रह में मनु स्मृति का दहन किया है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर मनु की उपाधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मनु की उपाधि। परंतु डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी सारा ही पददलित समाज डॉक्टर अंबेडकर को अपना हितैषी मानता है, डॉक्टर अंबेडकर को अपना हितचिंतक मानता है, उनकी अभ्यर्थना करता है, उनको पूछते हैं। पददलितों को उन पर गर्व है, अभिमान से कहते हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, और वो लोग उन्हें भीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये साहब संविधान सभा में कहा गया, बाहर नहीं कहा गया। हम दीक्षा भूमि में नहीं कहते, हम संविधान चौक में नहीं खड़े हैं, हम संविधान सभा में बैठे हुए हैं। भीम कहते हैं और एक दूसरे का अभिवादन जय भीम करके कहते हैं। यह जय भीम शब्द संविधान सभा में आया है, जय भीम कहते हैं और जनता को बताते हैं यह संविधान भीम स्मृति है, यह संविधान भीम स्मृति है। और मैं जेधे स्पृश्य होते हुए भी इसको भीम स्मृति मानता हूं। अब भी जिसको शंका है उसकी शंका का मुझे कुछ उपाय नहीं है निरसन करने के लिए। इसके बाद भी कोई कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं है, तो उसकी शंका का मेरे पास कोई चारा नहीं है। इस प्रकार से यह चर्चा संविधान सभा में हुई, इसके साक्षी सारे उपलब्ध है। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में
अपना अंतिम भाषण देते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण भाषण है, विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आज वो भाषण का विषय नहीं है। सिर्फ यह कहूँगा कि डॉक्टर आम्बेडकर किसी भी प्रकार से हीरो वर्शिप का विरोध करते हैं। आज जो हीरो वर्शिप हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री के संबंध में हो या अन्य किसी के मंत्रिमंडल में, कितने मंत्रियों के नाम हम जानते हैं। इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, एक दो को छोड़कर हम किसी मंत्री का नाम नहीं जानते, क्योंकि किसी भी मंत्री का भाषण प्रधानमंत्री का नाम ले बगैर होता नहीं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व, सही बात है, परंतु हर योजना प्रधानमंत्री की है, हर काम प्रधानमंत्री करते हैं, हर निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप क्या हो उसमें? मंत्रिमंडल लोकसभा में होता है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। आप इक्वल नहीं हो, आप आश्रित हो। तो छोड़ दीजिए इस बात को, वीर पूजा नहीं मानते। और यह कहते हैं कि संविधान ने केवल राजनीतिक लोकतंत्र प्रस्तापित किया है, जो एक व्यक्ति एक मूल्य, एक व्यक्ति एक होठ एक मूल्य पर आश्रित है। इसको हम पॉलिटिकल इक्वेलिटी कहते हैं। संविधान में यह लोकतंत्र अपूर्ण है, इसको हमें आर्थिक लोकतंत्र में परिवर्तित करना होगा। विस्तार में नहीं जा रहा हूं मैं। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ होता है सारे ही भारतीय लोगों को निश्चित तौर पर प्रतिष्ठित आजीविका की गारंटी मिले। इसको बाबा साहब अम्बेडकर आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। और अंतिमता कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी टू सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का अर्थ होता है, सोशल डेमोक्रेसी का अर्थ होता है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। यह जीवन के मूल्य बनने चाहिए, सिर्फ संविधान के मूल्य नहीं, राजनीति के मूल्य नहीं, यह मूल्य जीवन के मूल्य बन जाए। जिस दिन इस समाज में जीवन के मूल्य करके इस मूल्यों की स्थापना होगी, उस दिन यह समाज पूर्ण लोकतंत्र होगा और उस दिन इस समाज में सोशल डेमोक्रेसी। और यह सारी प्रक्रिया संविधान और लोकतंत्र के माध्यम से होनी चाहिए। अहिंसक परिवर्तन होना चाहिए। इसको डॉक्टर अंबेडकर अहिंसक क्रांति करते हैं लोकतंत्र के माध्यम से। और इसीलिए अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की व्याख्या का उल्लेख करते हुए भी संविधान सभा में नहीं, संविधान सभा के बाहर डॉक्टर अंबेडकर अपने लोकतंत्र की व्याख्या देते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed। बिना रक्तपात के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की प्रशासनिक प्रणाली लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, यह क्रांतिकारी प्रणाली है। और इसीलिए संविधान के माध्यम से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस भारत के समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति लानी है। और इसीलिए संविधान को एक अहिंसक क्रांति का प्रलेख किया जाता है, जिसके निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। अंत में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं डॉक्टर अंबेडकर और कहते हैं, मैं संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने के अतिरिक्त मैं अन्य किसी महानतर आकांक्षा को लेकर नहीं आया था। मुझे स्वप्न में भी यह विचार नहीं हुआ था कि मुझे और भी बड़े बड़े प्रकार्यों को हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस कारण जब सभा ने मुझे मसौदा समिति में नियंत्रित किया तो मुझे आश्चर्य हुआ। समिति ने, और जब मसौदा समिति ने मुझे सभापति चुना तो मैं और भी आश्चर्यचकित हो गया। मसौदा समिति के प्रति, संविधान सभा और मसौदा समिति के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना विश्वास और भरोसा दिखाया तथा मुझे अपना एक साधन बनाया, इस देश की सेवा करने का अवसर दिया। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा अध्यक्ष के नाते
संविधान सभा को संबोधित करते और कहते हैं संविधान सभा ने बहुत ही अच्छे निर्णय लिए, मगर सबसे अच्छा निर्णय यह था कि हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मसौदा समिति का सदस्य चुना, और उससे भी अच्छा निर्णय था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह संविधान सभा के अच्छे निर्णयों में से थे, और इसीलिए आज इतना अच्छा संविधान हम लोग निर्मित कर पाए। और इसके चलते 26 नवंबर 1949 को वैसे संविधान सभा का संविधान निर्माण का कार्य समाप्त होता है। फिर भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन होता है, एक दिन का। उसके 2 एजेंडा होते हैं। पहला एजेंडा स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को संसद के रूप में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन करती हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति करके निर्वाचित होते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा जब संसद के रूप में समन्वित होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि 24 जनवरी 1950 को सभा के पटल पर संविधान की 3 प्रतियां रखी जाती हैं। एक अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति जो रायजादा ने लिखी थी, हस्तलिखित प्रति जो डेकोरेटेड है, जिस पर फोटोकॉपी से रखी जाती हैं। एक हिंदी की हस्तलिखित प्रति रखी जाती हैं, और एक अंग्रेजी की मुद्रित प्रति रखी जाती हैं। और संविधान सभा के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है कि कृपया आप इस पर सिग्नेचर करें, और उपस्थित सदस्य उस पर अपने अपने हस्ताक्षर करते हैं, और बाद में वह प्रतियां अधिकृत हो जाती है, क्योंकि जब तक सिग्नेचर नहीं होती, स्वाक्षरी नहीं होती, तब तक वो प्रतियां अधिकृत नहीं होती। और इस प्रकार से संविधान स्वीकृत हुआ। 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष महोदय 26 नवंबर 1949 को भाषण देने के बाद कहते हैं अब एक ही कार्य बाकी बचा है, वह 17 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्ताव आपके सामने रखना है वोटिंग के लिए। और फिर अध्यक्ष घोषित करते कि प्रस्ताव इस प्रकार है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास। और संविधान सभा एक मत से बिना किसी विरोध के प्रचंड हर्षध्वनि के साथ, तालियों के साथ संविधान को स्वीकृति प्रदान करती हैं। और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ, यह माना जाता है, अधिकृत नहीं। अधिकृत हुआ 24 जनवरी 1950 को सदस्यों और अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद। और इसीलिए ध्यान में रखिए कि संविधान सभा का एक सत्र 24 जनवरी 1950 को भी हुआ था, और उसके पश्चात अध्यक्ष घोषित करते हैं कि अब संविधान सभा अनंत काल के लिए प्रलंबित होती है। संविधान सभा विसर्जित नहीं हुई, संविधान सभा प्रलंबित है। उसके बाद में संविधान सभा संसद करके कार्यरत रही। 1952 में लोकसभा के चुनाव के पश्चात संविधान सभा ने संसद करके भी कार्य, उसका कार्यकाल समाप्त। इस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण हुआ, और इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर अलग अलग चरणों में संविधान के निर्माण में योगदान देते रहे। पहले चरण में समितियों के माध्यम से और संविधान सभा के माध्यम से उन्होंने, दूसरे चरण में संविधान के मसौदे के निर्माण में योगदान दिया, और तीसरे चरण में, जिसको पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सारा संविधान एक मत से स्वीकृत होने में सबसे बड़ा योगदान रहा। और इसी योगदान को लेकर संविधान सभा में जब 17 नवंबर 1949 से लेकर तो 25 नवंबर 1949 तक चर्चा होती रही। सारे संविधान सभा के सदस्य, कुछ अपवाद होते हैं, हमेशा कुछ अपवाद होते हैं जो श्रेय नहीं देना चाहते, उन आपको छोड़ दीजिए, सारे ही लोग या अलग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मान्य करते हैं यह संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की निर्मित है। और इसीलिए
हाँ, इसीलिए हम भारतीय इस नाते, डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायी इस नाते नहीं, भारतीय इस नाते, संविधान को मानने वाले लोग इस नाते, हम इस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के निर्मित ही मानते हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान का निर्माता मानते हैं। एक बात मैं कहूँगा और अपनी बात समाप्त करूँगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के पश्चात डॉक्टर आम्बेडकर स्वयं कहते हैं कि मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में अपना योगदान दिया है, केवल अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में नहीं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निर्माण करने के संबंध में भी मैंने अपना योगदान दिया है। और शायद वर्तमान पीढ़ी मेरा सही मूल्यांकन नहीं करेगी, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी जाति आधारित पूर्वग्रह से प्रदूषित पीढ़ियां मेरा सही मूल्यांकन नहीं कर पाएगी। जब आने वाली पीढ़ी जाति आधारित पूर्वग्रह से मुक्त होकर मेरा मूल्यांकन करेगी, तब मैंने देश की स्वतंत्रता के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो योगदान दिया है उसका सही मूल्यांकन होगा। उसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि जब भारत की पीढ़ी जाति आधारित पूर्वग्रह से मुक्त होकर डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के संविधान में योगदान का मूल्यांकन करेगी, तब वह पीढ़ी यह मान्य करेगी कि भारत के संविधान का निर्माण केवल डॉक्टर आम्बेडकर ने किया, जो जाति आधारित पूर्वग्रह से प्रदूषित है। वह कभी भी यह मान्य नहीं करेंगे कि यह संविधान डॉक्टर आम्बेडकर की निर्मित है। अब जब जाति आधारित पूर्वग्रह से जो प्रदूषित है, उनका यह प्रदूषण, उनके मन की यह प्रदूषितता को निष्कासित करने के लिए, दूर करने के लिए फिलहाल मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि संविधान की प्रक्रिया शुरू है कि हम जाति व्यवस्था ही नष्ट करें, हम जाति आधारित पूर्वग्रह से मुक्त हो, और जिस दिन भारत जाति आधारित पूर्वग्रह से मुक्त होगा, निश्चित ही उस दिन भारत यह मान्य करेगा कि यह संविधान डॉक्टर आम्बेडकर, जब तक नहीं होता तब तक अपने अपने पूर्वग्रह के साथ हम लोग मूल्यांकन करते रहेंगे डॉक्टर आम्बेडकर का। जो पूर्वग्रह मुक्त है वो मानते हैं कि संविधान डॉक्टर आम्बेडकर की निर्मित है, जो पूर्वग्रह प्रदूषित है वो नहीं मानते, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। अगर मानते हैं, पूर्वग्रह मुक्त हैं, तो उन्होंने एविडेंसेस देने चाहिए ये संविधान डॉक्टर आम्बेडकर का नहीं है। और एविडेंसेस कहाँ उपलब्ध है? एविडेंसेस उपलब्ध है संविधान सभा डिबेट्स में, इसके बाहर नहीं है, इसके बाहर नहीं है। तो जो भी डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान का निर्माता नहीं मानते हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, वह संविधान सभा के डिबेट्स के आधार पर वो डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान का निर्माता क्यों नहीं मानना चाहते, इसके साक्षी उपलब्ध करवाए। आइए हम लोग इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। आवाज़ इंडिया ने मुझे बी.एन. राव के संबंध में अपना दृष्टिकोण रखने के लिए, आवाज़ इंडिया ने मुझे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान निर्माता होने के संबंध में अपनी बात कहने के लिए, आप लोगों को संबोधित करने के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आवाज़ इंडिया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आप सब लोगों से, जिन्होंने भी जो भी इसको सुनेंगे, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि सुनिए, विचार कीजिए और सत्सद विवेक बुद्धि के आधार पर किसी भी पूर्वग्रह के अधीन न होकर इस पर विचार कीजिए। और कभी आपको कोई बात पूछनी है, चर्चा करनी है, तो आवाज़ इंडिया से मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। आपकी कमेंट्स का, आपकी चर्चा का मैं हमेशा स्वागत करूंगा। धन्यवाद।